आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन को हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कौन कौन से थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन और ज़्यादा बेटर बन सके। तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मितुल स्टडी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है, जब आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद में ही शुरू हो जाता है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम। इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं होता है और ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है, अगर आप उसकी मेंस के सेट कट ऑफ क्लियर करते हैं तभी आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम चेक होता है। अब पैटर्न क्या रहता है, अगर मैं SBI PO की बात करूं, SBI PO में ये सेक्शन आता है 50 मार्क्स का, इसको लिखने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। और IBPS PO में ये सेक्शन आता है 25 मार्क्स का, इसको आपको लिखने के लिए भी 30 मिनट्स ही मिलते हैं। अब मैं बात करूंगी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। दोनों में ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेम रहते हैं, IBPS में भी SBI में भी। पहला क्वेश्चन रहता है लेटर राइटिंग का और नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है एसे राइटिंग का। अब लेटर राइटिंग में आपसे फॉर्मल भी पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी आ सकता है और आपको 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको। आप 2 या 3 ऑप्शंस जो भी गिवन होते हैं उन ऑप्शंस में से एक को पिक करके आप अपना जो भी लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग है वो लिखना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले हम एसे राइटिंग की बात करते हैं कि आपको एसे राइटिंग के लिए क्या नीड होती है लिखने की और आपको फॉर्मेट क्या चाहिए होता है लिखने के लिए। तो जितने भी हमारे एसे राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनका एक सेट फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मेट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हमारा फॉर्मेट सही है तो हमें वो फिक्स्ड मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स डिटरमाइन हम नहीं कर सकते कि हमें कितने मिलते हैं, बट येस हमें एडवांटेज मिलती है फॉर्मेट को फॉलो करने की। तो ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको लिखनी होती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक मिला है डीमोनेटाइजेशन का, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट की कोई सेइंग है या किसी फेमस पर्सनालिटी की रिलेटेड टू आवर स्टडीज, जैसे इकोनॉमिस्ट हो गए या फिर फेमस कोई ऑथर हो गए, उनके अगर कोई सेइंग है, कोई कोट है, तो ट्राई टू स्टार्ट विद दैट कोट। आपको उस कोट से ही स्टार्ट करना है अपने ऐसे राइटिंग को। अगर आपके पास कोई कोट नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भी ऐसा फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आपको कोट लिखना ही लिखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने कोट लिख लिया है, नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि आपको उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होती है उसकी डेफिनेशन। आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। डिफाइन क्यों करना है, क्योंकि जो सामने वाला हमारा जो एग्जामिनर है, जो उसको पढ़ रहा है, उसको पता होना चाहिए ना कि हाँ इस टॉपिक का डेफिनेशन ये है और इसकी जो आगे की कंटेंट है वो इसके बारे में चलेगा। तो आपको डेफिनेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई रटी हुई डेफिनेशन है या कोई ऐसी बुक लाइन आपने क्रैम करी हुई है वो डेफिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन को टू द पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द एसे। एसे की बॉडी में क्या लिखना होता है, इसमें हमारे आते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है नेशनली, इंटरनेशनली, या फिर इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसके क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, या फिर इंटरनेशनली डीमोनेटाइजेशन पे क्या हमारे हार्मफुल इम्पैक्ट्स पड़े हैं, क्या हमारे नेशनली हार्मफुल इम्पैक्ट्स पड़े हैं। तो जितना भी इसका प्रॉज एंड कॉन्स है या जो भी आपके पास कंटेंट है इसको लिखने के लिए, वो आप इसकी बॉडी में लिखोगे। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, अगर आपको कोई फिगर्स पता है कि डीमोनेटाइजेशन में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, आपको फिगर्स पता है उस चीज़ की, तो आप ज़रूर उसकी फिगर्स इंक्लूड करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो ऐसे होता है इट कम्स इनटू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो एक तो आपको फिगर्स इंक्लूड करनी है।
अगर आप फिगर्स इंक्लूड नहीं करते हो तो भी कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हो, बट हाँ आप ट्राई करो कि आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आप अपने लिए एक प्लस पॉइंट बनाकर ले चलो। लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक टॉपिक का कंक्लूजन हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना है, अगर हमें उस चीज़ का कंक्लूजन पता है तो हमें उसको सम अप करना है। अगर हमें कंक्लूजन नहीं पता तो हमेशा उस चीज़ का एक वे फॉरवर्ड दिया होता है कि इसके बाद चीज़ें कैसे चलेंगी, तो आपको उसको वे फॉरवर्ड लिखना है उसका। दोनों में से आप एक चीज़ कर सकते हो जो आपको पता है। अब ऐसे राइटिंग की हमने फॉर्मेट की तो बात कर ली, लेकिन फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट लाइन क्या होती है? फर्स्ट लाइन होती है उसकी हेडिंग। अब आपको हेडिंग कैसे देनी है? हेडिंग हमेशा ट्राई करो कि आप सेंटर में लिखो। जब भी आप अपना डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिख रहे हो, ऐसे की जो हेडिंग है वो आप सेंटर में लिखो, और हेडिंग आप ऐसे लिखो जैसे आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ते हो, उसमें कोई भी इज़एमआर नहीं यूज़ किया होता, कुछ भी नहीं यूज़ किया होता, वो एकदम टू द पॉइंट हेडिंग होती है। तो आपको ऐसे की हेडिंग भी टू द पॉइंट लिखनी है। जैसे आपने डीमोनेटाइजेशन लिखा, उसके आगे अपने हाइफन लगाया और उसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है, जैसे प्रॉज एंड कॉन्स, तो आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प हेडिंग लिखनी है। अब मैं बात करूं कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, तो ऐसे राइटिंग की वर्ड लिमिट हमारी होती है 250 वर्ड्स। लेकिन फॉर से कि ये जो वर्ड लिमिट होती है वो हमें पता है कि फिक्स्ड है 250, बट ये चेंज भी हो सकती है एज पर द एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी आपका एग्जाम होगा उसका जो क्वेश्चन लिखा होगा उसके ब्रैकेट में आपको वर्ड लिमिट दी गई होगी, तो आपको +-2 में चलना है। अगर मान लो 250 वर्ड्स है तो आप 248 टू 252 वर्ड्स में ही लिखेंगे, ना कम ना ज़्यादा, आपको उतना ही लिखना है। अब मैं बात करूंगी कि आपको जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और जो कंक्लूजन है, उसमें आपको कितने वर्ड्स डिवाइड करने हैं। तो जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो ट्राई करो कि आप 50 वर्ड्स में उसको सम अप कर दो। जो बॉडी ऑफ द एसे है वो आप लिखो 150 वर्ड्स में, एंड जो कंक्लूजन है वो 40 टू 50 वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है। तो आप अपनी जो एसे राइटिंग है उसको अगर इस फॉर्मेट में, इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिखोगे तो वो थोड़ा और ज़्यादा बेटर लगेगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको एसे राइटिंग के क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं आपके पास एक क्वेश्चन के, उसमें से जो भी आपको क्वेश्चन आता है आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसके बारे में लिख नहीं पाएंगे। उन 3 में से एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है जो काफ़ी ईजी होता है और हमें आता होता है। तो ट्राई टू डू कि हम पहले से ये डिसाइड कर लें कि हाँ दिस इज़ द वन क्वेश्चन फॉर मी, हमारे माइंड में उसके लिए 4-5 पॉइंट्स हैं और मैं इसके बारे में लिख सकूँगा। हमें उसको फटाफट डिसाइड करना है और हमें अपना ऐसे राइटिंग शुरू करना है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो वो आती है लेटर राइटिंग की। अब लेटर राइटिंग हमें कैसे करनी है? तो लेटर राइटिंग में क्या होता है, 2 इसको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी मैं। पहला आता है फॉर्मल लेटर, दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं, इन सब को लिखते हैं। और इनफॉर्मल होता है जो हम हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं, हमारे क्लोज वंस को लिखते हैं। तो जो आपका लेटर राइटिंग होता है उसमें आपको दोनों तरीके के ही ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आपका ऐसे राइटिंग में आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन का ऑप्शंस होता है, वैसे ही आपके पास लेटर राइटिंग में भी ऑप्शन होता ही होता है, और उसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो आप इजीली चूज कर सकते हो। तो अब मैं बात करूंगी कि लेटर राइटिंग का एक्चुअली में फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक फॉर्मेट ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें मार्क्स दिला कर जाती है। जो एक सेट पैटर्न अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे उतने फिक्स मार्क्स तो पक्के ही है ना। अगर हम फॉर्मेट गलत कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन भी पूरा का पूरा गलत हो सकता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी सेट फॉर्मेट है आप उसको ही लेकर चलो। एंड लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है? सबसे पहले उसमें हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस होता है हमारा खुद का एड्रेस।
ये जो सेंडर्स एड्रेस होता है ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो गिवन है तो आपको उसे उसी पैटर्न में लिखना है, जैसे जो भी उसका एड्रेस है वो, एंड देन सिटी इन द नेक्स्ट लाइन। अगर नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं XYZ सिटी, ऐसा करके भी उसका एड्रेस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेट। अब ये आप हमेशा ध्यान रखो कि आप डेट को इसी फॉर्मेट में लिखो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो डेट इज करेक्ट, आपको इसके पीछे कोई भी कॉमा नहीं लगाना है, ना ही सेंडर एड्रेस के पीछे और ना ही डेट के पीछे। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस में ब्रांच मैनेजर क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम जो फॉर्मेट पढ़ रहे हैं वो लेटर टू द ब्रांच मैनेजर है। ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इट इज़ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ब्रांच मैनेजर का हमने लेटर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है जो रिसीवर है वो ब्रांच मैनेजर ही होगा। तो द ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आप बैंक के लिए लिख रहे हो, कोई भी बैंक हो सकता है। उसके बाद उसकी ब्रांच का एड्रेस, जो भी एड्रेस है उसका वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड देन सिटी का नेम। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को स्टार्ट करो कि आप टू से लिखो और सब्जेक्ट को आप बहुत ही कम वर्ड्स में सम अप कर दो, क्योंकि आपको कंटेंट भी लिखना है, उसके लिए आपके पास कम वर्ड्स बचेंगे कंसीडरिंग द वर्ड लिमिट। सब्जेक्ट जितना क्रिस्प हो सकता है उतना क्रिस्प आप लिखो। उसके बाद फिर से गैप देते रहना लाइन का। देन आता है सर और मैडम। इसमें आप रिस्पेक्टेड सर लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये फॉर्मेट भी सही है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लेटर। अब ये जो बॉडी ऑफ लेटर होता है ना, इसमें आपको अपना कंसर्न दिखाना होता है कि आपको जो भी कंप्लेंट है या फिर आपको कोई भी सजेशन है वो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, बहुत ही क्रिस्प वे में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्कशन इसमें नहीं करनी है। अब बॉडी ऑफ लेटर आपने लिखा, उसके बाद आपको लास्ट में अपने बारे में देना है कि लेटर किसने लिखा है, तो आपको लिखना है योर सिंसियरली। एंड अगर नेम गिवन है क्वेश्चन में तो आप वही नेम लिखोगे, लेकिन अगर नेम नहीं गिवन है तो आप लिखोगे ABC XYZ, जो भी आप लिखना चाहो। तो अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको इसी में से बताऊंगी, कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको यहीं से बता दूंगी। तो आपको सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आपका खुद का एड्रेस, गिवन है तो आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, नहीं गिवन है तो आपने XYZ लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, देन एक लाइन का गैप देना है, और यहाँ पे आपका रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको स्किप करनी है। फिर एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हो, लाइक आपकी सिस्टर को लिख रहे हो, तो आपको लिखना है डियर, उसका नेम गिवन है तो नेम, या डियर सिस्टर। उसके बाद आप शुरू करोगे बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में जो भी आपका कंसर्न है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है या किसी एग्जाम के बारे में बताना है, जो भी कंटेंट होगा उसका इनफॉर्मल लेटर का, वो आपको बॉडी ऑफ लेटर में लिखना है। और लास्ट में आपको अपना नेम लिख देना है। योर सिंसियरली आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं चल रहा है, तो लास्ट में आपको अपना नेम लिख देना है। तो ये हो गई इनफॉर्मल लेटर की बात। फॉर्मल भी मैंने आपको बता दिया, इनफॉर्मल भी बता दिया। या फिर मैं बात करूं जिनकी थोड़ी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, और एक होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं उतनी कि वो अच्छे से लिख सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो लोग बिगिनर के फॉर्म में हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, वो इतना इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, तो वो लोग अपनी प्रैक्टिस को कैसे स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स लो, बहुत जो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं उनको लो, ऐसा मत करो। आप स्टार्ट करो खुद के बारे में लिखना कि हु आर यू, अपने बारे में अच्छे से लिखो। या फिर आपका मोबाइल फ़ोन, टीवी, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिबलिंग्स, जो भी आसपास आपकी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, आपको एक राइटिंग हैबिट भी पड़ेगी, और आप उसके बाद जो मेन टॉपिक्स आते हैं उन पे स्विच कर सकते हैं।